नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। यश घनघोरिया के सर युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ताज। पति से तलाक लिए बिना पत्नी ने की दूसरी शादी। गुम हुए मोबाइल पाकर खिल उठे लोगों के चेहरे। खाद्य विभाग ने न्यू वेस्ट बेकरी का लाइसेंस किया निलंबित। और रणदीप हुड्डा के साथ जबलपुर में होगी ग्रीन गोल्फ की गूंज। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद का ताज अब जबलपुर के यश घनघोरिया के सिर सजा है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के पुत्र यश ने अपने प्रतिद्वंदी अभिषेक परमार पर करीब 54,000 से अधिक वोटों की भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की। सूत्रों के मुताबिक भले ही परिणाम की औपचारिक घोषणा गुरुवार को हुई हो, लेकिन रुझानों से ही यश की जीत तय मानी जा रही है। इस चुनाव में युवाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी दर्ज कराई। कुल 15 लाख से अधिक सदस्यता में से 14,74,000 से ज्यादा वोट वैध पाए गए। यश घनघोरिया को कुल 3,13,738 वोट मिले, जबकि अभिषेक परमार को 2,38,780 वोट प्राप्त हुए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के बावजूद अभिषेक परमार पिछड़ गए। दूसरी ओर यश ने युवाओं के बीच मजबूत पकड़ और सक्रिय संगठनात्मक काम के दम पर यह बड़ी जीत अपने नाम कर ली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यश घनघोरिया की ये जीत कांग्रेस संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगी और प्रदेश के युवा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह जगाएगी। का आशीर्वाद मुझ पर रहा। मेरे तमाम युवा साथी, मेरे सभी बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सबका मुझे पूरा इसमें आशीर्वाद मिला और आज प्रथम स्थान मुझे हासिल हुआ वोटों की गिनती में। उसके लिए सबको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। आगे संगठन जो भी निर्णय लेगा, जो भी फैसला करेगा, मैं उन संगठन जो भी लाइन तय करेगा उस पर चलूँगा। और मैं हम सारे प्रत्याशियों की तरफ से, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, तमाम प्रत्याशियों की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम सबको ये मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता और सांप्रदायिक सद्भाव वाली विचारधारा, कांग्रेस जो हमारे देश की आत्मा है, ऐसी विचारधारा के लिए मेरे परिवार की सारी पीढ़ी, मेरे ये चौथी पीढ़ी है, मेरे दादा, मेरे पिताजी, मैं और मेरा बेटा भी समर्पित है। देश के लिए सब कुछ समर्पित है और उसकी अपनी विचारधारा है कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करने की, युवाओं के उत्थान की, युवाओं में जागरूकता की, कोरी बातें और सांप्रदायिकता की बातें ना करके नौजवानों के उत्थान, देश के विकास, देश की एकता की बात करें, सद्भावना की बात करें। इस विचारधारा से राहुल गांधी जी से प्रेरित है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की सेवा करेगा। शहर के युवक ने अपनी ही पत्नी पर धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी आकांक्षा मिश्रा ने बिना तलाक लिए 18 अप्रैल 2025 को रोहित दुबे नामक युवक से विवाह कर लिया। युवक ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत थाना पनागर में दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित का आरोप है कि अब आकांक्षा मिश्रा, उसका पति रोहित दुबे और परिजन उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे वो भय के माहौल में जी रहा है। उसने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए आकांक्षा मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। ये है कि हमारी शादी आकांक्षा मिश्रा से हुई थी और हमसे बिना तलाक लिए उसने रोहित दुबे नामक व्यक्ति से शादी कर ली 18 अप्रैल 2025 को। उसके बाद फिर रोहित से शादी करने के बाद रोहित हमसे मिलने आया, तो मिलने के पश्चात उसके द्वारा हमें यह बताया गया है कि वो जो आकांक्षा मिश्रा है, तो वो हमारे ऊपर, मतलब हम लोग, उसका भी प्रकरण रोहित दुबे का कुटुंब न्यायालय में चल रहा था। तो बैठे बैठे इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के पश्चात फिर इनकी, मतलब जो है, तो प्रेम संबंध स्थापित हुए। प्रेम संबंध स्थापित होने के बाद फिर शारीरिक संबंध स्थापित हुए। तो आकांक्षा मिश्रा ने रोहित दुबे के ऊपर दबाव बनाया कि तुम शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे बलात्कार के प्रकरण में फंसा दूंगी और उसके बाद जो है तो हम तुमको झूठे प्रकरण में फंसवा देंगे।
मेरे पक्षकार हैं आशुतोष गौतम, जो कि कोटेगांव निवासी हैं। इनका तलाक का प्रकरण यहीं फर्जी कोर्ट में चल रहा है। इनकी शादी आकांक्षा मिश्रा नामक पहली जेवर में थे और काफ़ी सारे जेवर थे जिसको उसने बेच के और रोहित दुबे का तलाक कराया, उसमें एलिमनी दिलाई और बचे हुए पैसों में उन्होंने अभी रिसेंटली एक कार भी खरीदी और ये सारी जानकारी खुद रोहित दुबे ने कोर्ट में आके हमारे पक्षकार आशुतोष गौतम को दी है। और ऐसा मानना है और इनको और लोगों से पता चला है कि इनकी वाइफ जो है जो बिना तलाक लिए और भी इन्होंने शादियाँ की है, वो एक लुटेरी दुल्हन के रूप में जी उन्होंने तलाक नहीं लिया है। और इसी बात की सूचना इन्होंने पूरे अपने पनागर थाने में भी दी थी, SP महोदय साहब को भी दी थी, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी परिप्रेक्ष्य में पक्षकार परेशान हो गए, दोबारा आज पुनः शिकायत देके SP महोदय के यहाँ आया है और उसकी यही मांग है कि उसको उचित न्याय मिले और धारा 82 के तहत जो कार्यवाही हो सके उचित तौर पे आकांक्षा मिश्रा के साथ होनी चाहिए, ताकि समाज में और भी ऐसी कोई गतिविधियाँ ना हो, कोई और व्यक्ति ऐसा परेशान और प्रताड़ित ना हो। हम सभी अधिवक्ता का यही समर्थन है और यही सहयोग है इनके लिए भी और जो भी व्यक्तियों के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो कि उनको उचित न्याय दें। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन में जबलपुर पुलिस ने गुम हुए 151 मोबाइल फोन तलाश कर उनके मालिकों को लौटाए, जिनकी कुल कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा साइबर फ्रॉड से संबंधित मामलों में पुलिस ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि आवेदकों को रिफंड या होल्ड कराई है। साइबर सेल जबलपुर द्वारा लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 38 स्कूल, कॉलेज और संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर अपराध या मोबाइल गुम होने पर 1930 हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। 22 सितंबर के दिन घुमा था। उम्मीद तो थी क्योंकि सर लोग बोल रहे थे कि मिल जाता है। उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। और पहले तो लग रहा था, उम्मीद नहीं थी कि मतलब पुलिस वाले काम करते हैं कि नहीं, लेकिन मिलेगा तो लग रहा है कि हाँ करते हैं, मतलब विश्वास है उनके ऊपर। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। जबलपुर पुलिस द्वारा जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन गुम जाते हैं उनकी शिकायत थाने में दर्ज कराकर फिर उनका CIR पोर्टल जो है भारत सरकार का, उस पर भी शिकायत दर्ज की जाती है और थानों के माध्यम से, क्राइम ब्रांच के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से जो भी मोबाइल मिलते हैं वो उनको संबंधितों को प्रदान किए जाते हैं। आज जो है लगभग 151 मोबाइल जो हैं संबंधितों को वापस किए जा रहे हैं जो उनके गुम गए थे। उनकी कीमत, अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख। गुरुवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कैलाश लाइन छोटी ओमती रोड स्थित न्यू बेस्ट बेकरी का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान टीम को बेकरी में अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ बनाते हुए पाया गया। अधिकारियों के अनुसार बेकरी का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक है। बावजूद इसके प्रतिष्ठान के पास खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं थी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इससे गंभीर उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने बेकरी का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब निलंबन अवधि के दौरान बेकरी में खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। शहर में पहली बार भारत गोल्फ महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 और 9 नवंबर को आर्मी एरिया में आयोजित होगा। इस भव्य आयोजन में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के तहत वीर माताओं का सम्मान, पौधारोपण, मैराथन और गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। रणदीप हुड्डा ने कहा कि यह महोत्सव सिर्फ खेल नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मेक इन इंडिया अभियान का प्रतीक है। तो हमने सोचा चलो कुछ दिन यहाँ रह के देखते हैं। तो 2 साल में मुझे महसूस हुआ कि शहर में बहुत खूबियां हैं। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मोहन सरकार और MP बीजेपी बड़े आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे गीत का गायन किया जाएगा। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन ने प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि 7 नवंबर को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर प्रदेश भर में समारोह होंगे। इस दिन जिला मुख्यालय सहित छोटी छोटी जगहों पर वंदे मातरम गीत का गायन किया जाएगा। कल का दिन देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जब हम स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत का गायन जो 7 नवंबर को उसके 150 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर पूरे देशव्यापी अभियान करेंगे और हर जिले मुख्यालय पर, हर छोटे छोटे जगह पर इस वंदे मातरम गीत का गायन होगा पूरा। और हमने यह भी तय किया है कि 150 वर्ष हुए हैं तो कम से कम 150 स्थानों पर और कम से कम 150 लोग एक वंदे मातरम जहां हम गाएंगे वहां उपस्थित होंगे। ऐसे जबलपुर संभाग में
और पूरे संभाग में हमारे मंत्रीगण जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भोपाल से संबोधित करेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश कलर से, और बाकी संभाग के 10 संभागों में हमारे मंत्रीगण जाएंगे और उसको उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है कि विकास के साथ विरासत भी, तो हम अपनी विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं और इस गीत के माध्यम से बच्चों तक, जन भावना तक और विभिन्न प्रकार के आयोजन, और ये 7 नवंबर से 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सभी के अंदर राष्ट्र की भावना उत्पोत हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम की MIC बैठक में शहर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने जानकारी दी है कि MIC ने PPP मोड पर पेड़ों की कटाई के बाद बचे जैविक अवशेषों के निष्पादन के लिए कंपोस्ट प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस व्यवस्था से निगम को रॉयल्टी भी प्राप्त होगी। इसके अलावा शहर में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की भी स्वीकृति दी गई है ताकि नगर की गीले कचरे की समस्या का वैज्ञानिक समाधान हो सके और उससे ऊर्जा उत्पादन की जा सके। साथ ही स्लॉटर हाउस निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई है। महापौर ने बताया कि स्लॉटर हाउस शहर की आबादी से काफी दूरी पर स्थापित है ताकि शहर के बीच में होने वाली दुर्गंध, प्रदूषण और स्वच्छता संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। जिसमें बहुत सारे प्रमुख निर्णय लिए गए। एक निर्णय उसमें यही था कि जो हमारा गार्डन का वेस्ट होता है, जो पेड़ की कटाई और छटाई पूरे शहर में होती है, तो वो हम लोग PPP मोड पे, मतलब जमीन हम देंगे, बाकी प्लांट दूसरा व्यक्ति लगाएगा, उसको ले जाकर सारे जो वेस्ट मटेरियल होता है पेड़ का, वो पूरा ले जाकर वहां पर उसको अपने तरीके से गुट्टे बनाएगा और वहां हमारे जो लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे उस काम में, और वो गुट्टे वो अपने बेचेगा और उसमें रॉयल्टी हमको नगर निगम को मिलेगी। तो जो अभी वेस्ट पड़ा रहता है पूरे शहर में और उससे बिजली का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो अब वो उसमें अलग तरीके से कंपोस्ट प्लांट शहर में लगेगा और उसको आज हम लोग ने MIC से स्वीकृति दी है। दूसरा, बायोगैस बनाने के लिए भी हम लोगों ने जो कचरे का सेग्रीगेशन करके, सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके, और वो करने के बाद हम लोग ने तय किया है आज कि एक बायोगैस प्लांट भी लगाएंगे, क्योंकि CNG 80 गाड़ियां हम लोगों की डोर टू डोर कलेक्शन की आ रही, और भी CNG वाहन आगे आएंगे तो हम लोगों को CNG गैस की भी आवश्यकता होगी। वो भी PPP मोड पे नगर निगम सिर्फ जगह देगा और किसी प्रकार का पैसा उसमें नहीं लगाना पड़ेगा, हमें रॉयल्टी मिलेगी और हमको CNG गैस भी जबलपुर में अच्छे से उपलब्ध होगी। और इन सब चीजों का वेस्ट, इन सब की वेस्ट का जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है उसका इस्तेमाल होगा। 150 टन रोज कचरा उसमें कंज्यूम हो सकेगा, ऐसा बायोगैस प्लांट हम लोग डाल रहे हैं। स्लॉटर हाउस की आज हम लोगों ने स्वीकृति दी है टेंडर की, टेंडर बहुत जल्द अब लग जाएगा। जबलपुर शहर के बाहर स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा है, कई चीजों से उसमें लाभ होगा। एक तो जो खूनी नाला हम लोग कहते हैं, वो खूनी नाला बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर वहां पर जो हम लोग बड़े पशु काटते हैं वो काटना बंद होंगे। कई बार ऐसा आता है कि गलत तरीके से गलत जानवर भी काट दिए जाते हैं, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। हाइजीनिक तरीके से 20 से 25 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया जाएगा, जो PPP मोड पे होगा वो कंपनी आके लगाएगी। नगर निगम पूरी निगरानी, नगर निगम के डॉक्टर के साथ जानवर का पोस्टमार्टम होने के बाद वहां पर किया जाएगा। ये कठौंदा में काम किया जाना है। तो जो एक खूनी नाला है वो हमारी उससे हमको बहुत राहत मिलेगी। वहां गंदगी और वो मांस मटन फेंकना जो है वो पूरा बंद हो जाएगा। खुले में जो दुकानें वहां पर मांस मटन बेचती है वो बंद हो जाएगा। ऐसी शिकायत आती है कि घर घर भी ये काम होता है और हमको रॉयल्टी भी नहीं आती जहां पर स्लॉटर हाउस में कटता है। तो ये सारी चीजें ठीक होगी, नगर निगम की बड़ी आय होगी, और जो पशु कटते हैं, जो कटने चाहिए कानून हिसाब से, वो पशु हाइजीनिक तरीके से माइनस टेम्परेचर में कटेंगे। 25 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा, और जो पशु नहीं कटना चाहिए वो किसी भी हालत में शहर के अंदर नहीं कटेंगे। ये आज हम लोगों ने टेंडर करके तय कर दिया। एक महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने आज नामांकन का भी किया है। उस नामांकन के काम में जो हमारा स्वामी दयानंद चौक, जिसको हम पहले रसल चौक कहते थे, वहां से आगे जाकर जो हमारा एक चौक है जिसको इनकम टैक्स चौक कहते थे, वो चौक के बीच का जो मार्ग है, जहां पर आप देखें कि हमारे परम पूज्य महंत स्वामी जी का एक जन्म स्थली है, उस पूरे मार्ग का नाम हम लोगों ने परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी के नाम से आज हम लोगों ने किया है। ऐसे ही
हमारे भगवान वाल्मीकि जी के नाम से किया है, ऐसे ही ब्रह्म ऋषि जी के नाम से हम लोगों ने किया है। और इसी और हम लोगों ने जो गोरखपुर है, गोरखपुर गुरुद्वारे के सामने वाली सड़क जो है उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से किया है। और उसके आगे जो तिराहा पड़ता है, हाउबाग स्टेशन जो सड़क एक जाती है और एक दाहिने हाथ पे जाती है, उस तिराहे का नाम भी हम लोगों ने गुरु तेग बहादुर के नाम से किया है। एक हम लोगों के पास प्रस्ताव बड़ताल गार्डन का आया था, उस प्रस्ताव को हम लोगों ने लीगल ओपिनियन के लिए, उसमें कुछ फॉर्मेलिटी की कमी थी, वो फॉर्मेलिटी होकर अगली MIC में आएगा, उस प्रस्ताव को भी हम लोग करेंगे। इस तरीके से आज एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय शहर के लिए लिए गए हैं, जो आज की जनरेशन के लिए आने वाले समय के 25 साल और 50 साल बाद की स्थितियों को लेकर होना चाहिए। वो निर्णय आज हम लोगों ने MIC में लिए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये इन सब चीजों का पूरे शहर को बहुत लाभ होगा। विकास की गति तेज है और तेज होगी। जबलपुर की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।